गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात के अंदर एक इलीगल फायर क्रैकर वेयर हाउस रन हो रहा था। एंड उसमें कल सुबह 9:45 के ऊपर एक बहुत ही भयंकर एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिस एक्सप्लोजन के अंदर 21 लोगों की मारे जाने की खबर हमारे सामने आ रही है। अब ये जो एक्सप्लोजन था जो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि बहुत सारे लोगों के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो 200-300 मीटर दूर जाकर गिरे। सो इट वाज अ वेरी वेरी बिग एक्सप्लोजन। ऐसा बताया जा रहा है कि जो सारे लोग जिनकी डेथ हुई है वो सारे मध्य प्रदेश के हारदा एंड देवास डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करने वाले थे। इसके साथ ही दोस्तों, जो दूसरी न्यूज़ है हमारे सामने, वो सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल में 2021 के केस का अभी एक वर्डिक्ट दिया है। 2021 में क्या हुआ था कि दरअसल में जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, उसने 6 प्राइवेट सिटीजन्स के जो घर हैं उनको इस तरह से बुलडोजर से ढा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जो वर्डिक्ट थे उसमें ये बताया कि यहाँ पर ना रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया बाय द प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के अंदर यहाँ पर ये बात कही है टू द अथॉरिटी। एंड साथ ही साथ उन्होंने बोला कि क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ का फॉलो नहीं करते, प्लस हमारे यहाँ पे जो शेल्टर है, राइट टू शेल्टर, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, उसने इस चीज़ को हटाया है, उसने इस चीज़ को हटा के इस चीज़ का ख़त्म करने की कोशिश करी है। तो ये उन्होंने बोला है कि इस वजह से जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको 10 लाख रुपए देने होंगे इन प्राइवेट सिटीजन्स को, क्योंकि उनकी वजह से उनका घर ढहा दिया गया। प्लस साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि जो आपका सिस्टम है ना, कि आप बस किसी के घर के ऊपर नोटिस फिक्स कर देते हो, कोई प्रॉपर रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया, उनको प्रॉपरली जो एक तरह से नोटिस होते हैं वो इन पर्सन यहाँ पे नहीं दिए गए। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें जो प्रोसेस होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको आपने बिल्कुल भी एक तरह से साइड पे रख दिया, जिस वजह से ये जो बुलडोजर कल्चर है ये अपने आप में बहुत ही गलत चीज हो चुकी है। तो ये एक पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट का। एंड इससे उम्मीद ये रहेगी कि जो इलीगल डिमोलिशन है, ठीक है, या फिर अदर शुड से जो डिमोलिशन है, वो अगर करना है तो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। इट शुड प्रॉपरली फॉलो द रूल ऑफ लॉ। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से जब जिसका मन किया उसका घर ढा दिया, वो चीज गलत हो जाएगी। दोस्तों, डेट है आज की 2 अप्रैल 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। देखो, सबसे पहले जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो गिबली के बारे में है। आई एम वेरी श्योर आप सबने गिबली के बारे में सुना ही होगा, राइट। यहाँ पर आप सामने कुछ इमेजेस देख रहे होंगे, बहुत ही पॉपुलर मूवी सीन्स हैं ये, ठीक है, जो राज और सिमरन की स्टोरी है, राइट। अब इस तरह से ना बहुत सारे लोग गिबली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेरी गिबली इमेजेस यहाँ पे क्रिएट करके दी। जैसे आप नोटिस कर पाओगे, ये जो मैं आपके सामने यहाँ पे पिक्चर इस्तेमाल करता हूँ, लोगों ने इसी को गिबली करने की इसकी कोशिश करी, ठीक है, तो वो सामने इस तरह की पिक्चर्स यहाँ पे जनरेट होके सामने आती हैं। अब पॉइंट ये है कि सर ये गिबली वर्ड आया कहाँ से, कौन है इसका रचयिता, कहाँ से ये चीज़ें बनती हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो बात करें वर्ड गिबली की, तो दरअसल में गिबली एक लिबियन अरेबिक वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ है हॉट डेजर्ट विंड। दरअसल में पता क्या है, इस पर्टिकुलर आर्ट के जो रचयिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं मियाजाकी, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पर ये क्रिएशन किया गया है इस चीज का। ये खुद एक जैपनीज थे, मतलब जैपनीज है बेसिकली। अब इन्होंने ये क्रिएशन की जो बात करी ना, उन्होंने बोला कि वो एनिमेशन की दुनिया के अंदर एक नई हवा लेकर आना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म का नाम रखा गिबली। गेटिंग द पॉइंट। तो गिबली जो स्टूडियो है वो आपको जापान टोक्यो के अंदर देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये जो गिबली वर्ड है इट इज एन लीबियन अरेबिक वर्ड, ठीक है। अब आप नोटिस कर पाओगे कि एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर ये जो गिबली स्टूडियो है इसकी बहुत बड़ी आपकी एक तरह से प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इनफैक्ट आज के समय के ऊपर अलग अलग तरह के शॉर्ट सब्जेक्ट, टेलीविजन कमर्शियल, 2 टेलीविजन फिल्म इन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस भी कर रखी हैं। अब ये जो मियाजाकी जी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको गिबली क्रिएट करने के लिए, तो मियाजाकी जी ने इसको बहुत ही हैवी लेवल के ऊपर क्रिटिसाइज किया है। उनका ये मानना है कि मेरा जो काम है बहुत ही ज़्यादा उसमें इमोशंस होते हैं,
बहुत मैं फीलिंग से उस चीज़ को बनाता हूँ। हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो क्रिएटिव्स हैं, बहुत अच्छे होते हैं। पर ये जो एआई आर्ट है, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाता है। जो पॉइंट थी कि किस तरह से एक ज़िंदगी दिखनी चाहिए आपको, एक लाइफ़ दिखनी चाहिए, जो सोल होता है, इमोशनल डेप्थ होता है, वो कहीं न कहीं एआई के अंदर आपको नहीं देखने को मिल रहा। जो ट्रू आर्ट होती है, वो एक्सपीरियंस से, डेडिकेशन से, ह्यूमन हैंड से शेप हो सकती है। वहाँ पर एनिमेटर्स जो होते हैं ना, बहुत सालों-साल लगाते हैं इस चीज़ को यहाँ पे करने के लिए, जो ह्यूमन टच आपको गिबली के आर्ट में देखने को मिलेगा। पर एआई उस लुक को तो रेप्लिकेट कर लेती है, पर जो ह्यूमन सेंस है, वो साथ में साथ कॉपी नहीं कर सकती कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बातें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। तो यानी कि आप नोटिस कर पाओगे कि एआई आज के समय किसी भी चीज़ को गिब्लिफाई कर रही है, एंड जिस वजह से बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर वो अनएम्प्लॉयड हो जाएँ। रीज़न बीइंग कि जो इतनी आसानी से विदिन अ फ्यू सेकंड्स आपके सामने एक इमेज क्रिएट हो जा रही है, उसके लिए वो जो गिबली आर्टिस्ट हैं, वो कई-कई सालों ट्रेनिंग करते थे एंड बहुत मेहनत के साथ वो आर्ट बनाते थे। राइट? तो आई होप आपको गिबली के बारे में एक आइडिया लग गया होगा। हालाँकि आज के समय गिबली के बारे में एक जो मुद्दा और चल रहा है, वो है डेटा प्राइवेसी का। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर आप अनऑथराइज़्ड ऐप्स के ऊपर जाके इस तरह से अपना गिबलिफाई करने की कोशिश करोगे अपने इमेजेस को, तो डेटा का आपका ब्रीच हो जाएगा, उसका डेटा का मिसयूज़ हो सकता है एंड ऑल दोज़ थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है नीति, एनसीएईआर, स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। व्हाट डज दिस मीन? देखो, नीति आयोग एंड साथ ही साथ एनसीएईआर, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है। बेसिकली लॉन्च तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हुआ है, पर इन्होंने एक पोर्टल को यहाँ पे बनाया है। इस पोर्टल में पता क्या होगा? स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट तरह के आंकड़े होंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरह के, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। इसमें स्टेट रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे एक्चुअली ना पिछले 30 साल का, लगभग 1990-91 से लेकर 2022-23 तक का पूरा इन्होंने डेटा ना यहाँ पर ले आए हैं इस पोर्टल के ऊपर। तो जो भी स्टेट रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें मैक्रो फिस्कल लैंडस्केप बताई हुई है हमारे 28 स्टेट्स की, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा डेमोग्राफी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल इकोनॉमिक, फिस्कल इंडिकेटर्स, वो सब डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इनफैक्ट आपकी हेल्थ, एजुकेशन, ये सब वर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टोटल 5 ऐसे वर्टिकल्स हैं। इसके साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे, तो जो डेटा है बहुत ही प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर है। बहुत सर्मनी टेबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आने वाला डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे हम इस डेटा का करेंगे क्या? भाई, इस डेटा से क्या होगा? सर, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी। हम हमेशा, हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं ना कि जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, इट शुड बी एविडेंस बेस्ड। ठीक है, हम डेटा के बेसिस के ऊपर डिसीजन लेंगे। तो वो डेटा क्या है, कैसे कैसे चेंजेस आए, रियल टाइम में क्या चेंजेस हैं, कैसे कैसे हमें प्रोग्रेस देखनी है, वो सब तभी तो हो पाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर सालों साल का कैसे कैसे चेंजेस आए हैं उसका डेटा होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और स्टेट्स के क्रॉस को, ट्रेंड को समझना होगा, उसके लिए अंदर हमारा ये डेफिनेटली मदद करेगा। प्लस एट द सेम टाइम, क्योंकि जो डेटा है बहुत ही यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट के अंदर है, तो उसको समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी एंड हम उस डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एक तरह से हमारे जो पॉलिसी मेकर, रिसर्चर्स और भी जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसके बेसिस के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिबेट एंड डिस्कशन कर पाएंगे। तो ये हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इस पोर्टल को बनाने की। अब किसने बनाया है? बनाया है, देखो, एक तो नीति आयोग। आई एम श्योर नीति आयोग के बारे में तो आप जानते होंगे। ये तो हमारा एक थिंक टैंक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। पर अगर मैं बात करूं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की, इसको दरअसल में 1956 के अंदर बनाया गया था, जो कि भारत की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलग अलग काम है, जैसे अभी देखा ना कि किस तरह से पॉलिसी एनालिसिस यहाँ पे किया इसने, उस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट डेटा इनोवेशन हो गया, उसमें काम करता है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड शेयर यूनिट। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके वर्क एरियाज आप देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया किस तरह से डेटा को यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो आई होप ये सारी बातें आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं एंड नैनी लेक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नैनी लेक क्यों न्यूज़ में है। देखो, सबसे पहली बात तो आप अंडरस्टैंड करना, नैनी लेक है कहाँ पे? ये नैनीताल में आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें ना जो पानी का लेवल है, वो केवल और केवल 4.7 फीट आज के समय देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 5 साल में सबसे लोएस्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है। अब इतना पानी कम हो चुका है, तो उससे क्या होगा? उससे कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर बहुत ही चिंता बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जो सिटी है ना, लगभग 76% जो वाटर की डिमांड है, वो इसी नैनी लेक से मीट होती है। तो अगर सर पानी ही कम हो गया उस लेक के अंदर, तो लोगों के पास पीने के पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। बिल्कुल, ये कुछ समस्याएं आज के समय देखने को मिल रही है नैनी लेक के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये जो नैनी लेक है ना, ये इस तरह से
एक आपको चांद की शेप में देखने को मिल जाएगी इस तरह से। ये देखो ना, इसको बोलते हैं हम क्रिसेंट शेप्ड, सो इट इज अ क्रिसेंट शेप्ड लेक, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ना नैनीताल की, नैनीताल को ना दरअसल में लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों सर, लेक डिस्ट्रिक्ट क्यों बोलते हैं इसको? देखो वैसे तो लेक डिस्ट्रिक्ट आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा, पर लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं नैनीताल को। क्यों? क्योंकि नैनीताल में बहुत सारी लेक्स हैं। जैसे एक तो सर नैनी लेक ही हो गया, उसके अलावा कौन सी है, उसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे नौकुचिया ताल लेक। नौकुचिया का मतलब क्या है? ये नौ वर्ड आया है नाइन से। दरअसल में यहाँ पर लेक ऑफ नाइन कॉर्नर्स, ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है नैनीताल के अंदर ही। वो बहुत फेमस हिल स्टेशन भी है। इसके अलावा आपने भीमताल लेक के बारे में सुना होगा। भीमताल भी नैनीताल के पास में ना एक शहर है, उसका नाम क्या है? भीमताल, ठीक है। कुमाऊं, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं का, वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एक सताल लेक है। सताल का मतलब होता है सेवन लेक्स, ठीक है। अलग अलग छोटी छोटी 7 फ्रेश वाटर लेक्स कनेक्टेड होती हैं भीमताल के पास में ही, आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। तो आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पे, टोटल 4 लेक्स हैं कुमाऊं हिल्स के अंदर। उनमें से ये एक आपको नैनी लेक देखने को मिल जाएगी, इसीलिए इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। और ये एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को मिल जाएगी। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो नैना देवी टेम्पल है, ऐसा माना जाता है कि वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पर गॉडेस सती की आइस फेल हुई थी, उसी से वर्ड आया नैना। नैना मतलब जो आइस की बात हो रही है। तो ये भी एक जो 64 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक आपको देखने को मिल जाएगा। अब यही जो मैं बात कर रहा था, पीने की पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। एंड साथ साथ अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट एक्युमुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो यूट्रोफिकेशन जो हम बात करते हैं ना अपने इन्वायरमेंट के अंदर, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। अब ये जो पानी लेवल कम हुआ है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम बहुत ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के पीछे हम इनके कारण देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से या इंक्रोचमेंट की वजह से क्या हो चुका है कि जो लेक है वो सिकुड़ती जा रही है, जिस वजह से उसके अंदर वाटर लेवल कम हो चुका है। इसके अलावा सिल्टेशन की वजह से भी उसका जो पानी वो स्टोर कर सकती है वो बहुत कम हो चुका है। बहुत सारे लोग अपना कूड़ा करकट यहाँ फेंकते हैं, ठीक है ना। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर हो गया, जिस वजह से पानी की क्वालिटी में भी बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बारिश कम हुई है, उससे भी यहाँ पर पानी की कमी हमें देखने को मिल रही है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली contributing टू डिक्रीज इन वाटर लेवल ऑफ नैनी लेक। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, एक्सटेंशन ऑफ आफ्सपा। आफ्सपा आप सब लोग समझते होंगे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। मैं पहले ना आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में ले चलता हूँ, फिर रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको इसका समझा दूंगा। दरअसल में आफ्सपा पहली बार 1958 में इफेक्ट में आता है, जब हमें देखने को मिलता है कि नागा हिल्स के अंदर अपराइजिंग है, असम के अंदर इंसर्जेंसी आपको देखने को मिलती है, राइट। तो एक बात आप ध्यान में रखना कि ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर भी आपको आफ्सपा जैसी चीजें देखने को मिलती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया 1942 के समय। तो उस समय ब्रिटिश चाहते थे कि एक तरह से इंडियंस को रोका जा पाए, जो अलग अलग प्रोटेस्ट उस टाइम चल रहे थे। तो उसी का ही एक तरह से री इनकारनेशन ये हमें आफ्सपा देखने को मिलता है। पहले तो 1947 के अंदर हमने 4 ऑर्डिनेंसेस लेकर आए, उसके माध्यम से आफ्सपा इशू किया। फिर 1948 के अंदर एक एक्ट ने इसको रिप्लेस किया। पर आज का जो एक्ट है ना, ये दरअसल में हमने 1958 में पास किया था। उस समय जो होम मिनिस्टर थे जीवी पंत जी, उस समय के ऊपर आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट इसको बोला जाता था, क्योंकि वहीं पर था। बट क्योंकि आगे जाके हम नोटिस करते हैं कि अलग अलग एरियाज में लगाया जाता है, तो इसको हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यहाँ पे बोल देते हैं। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करना जरूरी होता है। और एक्चुअल में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ये नोटिफिकेशन इशू करती हैं अंडर सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा एक्ट। ये सेक्शन 3 भी आप ध्यान में रखेंगे और डिस्टर्ब्ड एरिया भी ध्यान में रखेंगे, वहीं पर आफ्सपा लग सकता है, ठीक है। जैसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पीरियोडिकली इस तरह के नोटिफिकेशन इशू करती रहती है, राइट। तो इस तरह से एक डिस्टर्ब्ड एरिया उसी को बोला जाता है जहां पर हमें लगता है कि आर्म्ड फोर्सेस का होना जरूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। या फिर कुछ ऐसे एरियाज डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं क्योंकि वहां पर रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजन या कास्ट की वजह से आपस में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने एक बार किसी को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया, तो कम से कम वो 3 महीने के लिए तो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया रहता ही है अंडर डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे आर्म्ड फोर्सेस को काफी भारी मात्रा में पावर्स दी गई हैं। सबसे पहले तो 5 या 5,000 लोगों की जो गैदरिंग है उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है। एंड ना देखो, इसका जो क्रिटिसिज्म होता है ना दरअसल में आफ्सपा का,
वो ये क्रिटिसिज्म होता है कि आर्म्ड फोर्सेस के पास बहुत ज़्यादा पावर है। जैसे किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को हम अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने शक के आधार के ऊपर। इसके अलावा बिना वारंट के किसी एरिया को सर्च किया जा सकता है। इसके अलावा किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है एंड उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पे हैंड ओवर किया जा सकता है। प्लस अगर ज़रूरत पड़े वार्निंग देने के बाद यहाँ पे फायर भी उनके ऊपर इस्तेमाल करी जा सकती है। तो कई लोगों का डाउट ये आता है कि सर क्या ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तरह से आर्म्ड फोर्सेस को ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी गई है? देखो, ब्लैंकेट वर्ड करना इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। हाँ, आर्म्ड फोर्सेस को पावर मिली हुई है काफ़ी, और उसका रीज़न पता क्या है कि हमारे लिए सबसे सर्वोपरि क्या है? दैट इज़ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राइट? एंड इसीलिए पावर देना ज़रूरी भी है। इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात रखी है कि हाँ, हम उनको पावर देंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये पावर अनलिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल लीगल इम्यूनिटी तो गिवन है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को, बट आप नोटिस कर पाओगे यूनियन गवर्नमेंट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर सैंक्शन भी दे सकता है कि अगर किसी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है ना, तो उनके ऊपर यहाँ पे चार्जेस भी लगते हैं, राइट? अभी क्या हुआ है, अभी आप नोटिस कर पाओगे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, उसने एक्सटेंड कर दिया है डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन को 1 अप्रैल 2025 से अलग अलग पार्ट्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगले 6 महीने के लिए। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है P4 इनिशिएटिव के बारे में। ये एक्चुअली ना डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, पर आप इसको अपने मेंस के आंसर के अंदर एज एन एग्जांपल आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। दरअसल में आंध्र प्रदेश की जो सरकार है ना, उसने P4 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। व्हाट इज P4? पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। देखो, आप सबने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल तो आपने सुना होगा, पर यहाँ पर ना हमने पीपल भी इन्वॉल्व कर लिए। एक्चुअली पता क्या है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है कि 2029 तक वो पॉवर्टी खत्म करना चाहते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। अब इसीलिए इन्होंने लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया है। कैसे लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है? उन्होंने ये बोला है कि जो 10% सबसे अमीर लोग हैं ना स्टेट के, उनको मदद करनी चाहिए सबसे गरीब 20% लोगों की, यानी कि टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन शुड सपोर्ट द बॉटम 20% ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ना पीपल पार्टिसिपेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एक तरह से जो डिस्पैरिटीज है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, उसको खत्म करने की यहाँ पे कोशिश है। यहाँ पर मेंटरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। एक होते हैं मार्गदर्शक जो होते हैं, बेसिकली उनको बोला जा रहा है बेनिफैक्टर, और जो लाभार्थी होंगे उनको बोला जाएगा बंगारू कुटुंबम, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा कि किस तरह हम सक्सेसफुल रहे हैं पॉवर्टी को कम करने के अंदर। एंड साथ ही साथ जो गोल्डन आंध्रा विजन है, यानी कि स्वर्ण आंध्रा विजन 2047, जब आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होंगे, उसके साथ इस अलाइन करके इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है बाईपोलर डिसऑर्डर के बारे में। देखो, कुछ दिन पहले 30 मार्च को वर्ल्ड बाईपोलर डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो थोड़ा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये बाईपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। देखो, बाईपोलर डिसऑर्डर को ना मैनिक डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट डू मीन बाय मैनिक डिप्रेशन? देखो, यहाँ पे ना 2 फेजेस होते हैं। एक होता है मैनिक फेज, एक होता है डिप्रेशन फेज। जैसा वर्ड भी है ना बाईपोलर, 2 अलग-अलग आपको इंसान देखने को मिलते हैं। है सेम ही इंसान, पर 2 अलग-अलग पर्सनैलिटी हैं। अगर तो उसका मैनिक फेज चल रहा है, मैनिक फेज में पता क्या होता है? वो इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बहुत लंबे-लंबे टाइम के लिए बहुत खुश होता है। बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा सबसे। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना, जो जब वी मेट में जो गीत होती है, जैसे कंटिन्यूअसली बात करते रहना, करते रहना, करते रहना, वैसा इंसान होता है। या फिर आप नोटिस कर पाओगे वो बहुत ज़्यादा आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कई बार उसको लगता है कि यार मैं तो दुनिया ही जीत लूँगा, अपनी कॉन्फिडेंस के अंदर, या ओवर कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलता है अपनी एबिलिटीज़ के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम कई बार बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेवियर के अंदर एंगेज हो जाता है, गैम्बलिंग वगैरह करने लग जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा खरीदारी करता है, ठीक है? कई बार और इसी मैनिक फेज के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि एक इंसान को जो नींद होती है ना, वो बहुत ही कम आती है। कम सोने के बावजूद भी वो थका हुआ फील नहीं करता बिल्कुल भी। जैसे होता है ना कि मान लो 2-3 घंटे सोया, पर तब भी ऐसा नहीं लगेगा कि थका हुआ है, नहीं। ये फेज को बोला जाता है मैनिक फेज। फिर कुछ महीनों के बाद या कुछ टाइम के बाद उसका डिप्रेशन फेज देखने को मिलता है। डिप्रेशन फेज में क्या होता है कि अब बंदा बिल्कुल ही निराश, बिल्कुल ही होपलेस देखने को मिलता है। भूख लगनी बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है? एक्चुअली मैनिक में ना भूख बहुत लगती है। मैनिक में इंसान पूरा दिन खाना ही खाता रहता है। मतलब दिन में 3-3 4-4 बार लंच करता है, ठीक है? बट डिप्रेशन में इसका उल्टा, कहीं न कहीं उसको लगता है कि यार नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है, मेमोरी लॉस हो गया है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो ये सब दोनों फेजेज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। एक है बहुत हेवीली एनर्जी वाला फेज़,
और एक है बहुत ही लो एनर्जी वाला फेज। इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये जो मूड अल्टरेशन होते हैं ये छोटे समय के लिए नहीं होते, ये कई हफ्ते, कई महीने या उससे भी ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर ये रह सकते हैं। अब लोगों के बारे में, लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ये हम इसको 30 मार्च को हर साल हम एक तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं एज वर्ल्ड बाइपोलर डे। तो जैसा मैंने बताया ना कि इसके यहाँ पे मैनिक फेज हो गया और एक डिप्रेसिव फेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब ऐसा बताया जाता है कि जो इसके आइडिया लगना शुरू होता है ना, वो 15 से 30 साल की एज ग्रुप के बीच में यहाँ पे क्लिनिकल ऑलसेट उसका देखने को मिलता है। इसके अलग अलग सिम्टम्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम डिप्रेशन हो गया या फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, किसी के पेरेंट्स को यहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो एक कारण बनता है। आपने एडीएचडी के बारे में सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो भी एक सिम्टम की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अचानक से डिप्रेशन में जाना, या फिर अगर कोई इंसान एंटी डिप्रेसेंट्स खाता भी है, उसके खाने के बाद भी अगर उसका डिप्रेशन कम ना हो, तो ये सब अलग अलग सिम्टम्स हो जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के। ठीक है, जैसा मैंने कहा इसके कारण जेनेटिक हो सकता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स से हो सकता है, प्लस एट द सेम टाइम मान लीजिए कोई इंसान को नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो गया, या स्लीप पैटर्न्स बहुत ज्यादा इरेगुलर हो चुके हैं, ठीक है, उससे भी कहीं ना कहीं बाइपोलर सिम्टम्स ये हैं वो और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर की, मान लो उस इंसान के बचपन के अंदर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे जो काफी काफी ट्रॉमेटाइजिंग होते हैं, वो हो सकता है। कुछ इसकी हिस्ट्री हो सकती है, स्ट्रेसर्स हो गया, लाइफ इवेंट हो गया, ये एक तरह से ट्रिगर की तरह यहाँ पे काम करते हैं। कई बार ना बचपन के अंदर किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया हो सकता है ना, वो भी कुछ कारण हो सकते हैं। या फिर इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है, कुछ वायलेंस हो गया, कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, किसी की नौकरी नहीं लग रही या उसका पैसे की कमी है, तो उससे भी कहीं ना कहीं बाइपोलर डिसऑर्डर यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। राइट। अब देखो यार, ये मत सोचना कि यार सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं भी बहुत, कई बार एनर्जी होती है, कई बार बहुत ही बोरिंग फील करता हूँ, है ना। तो ठीक है, मुझे पता है सब लोगों को थोड़ा थोड़ा तो लगता है कि सर ये तो हमारे साथ भी होता है, हमें भी कभी एक एक दिन में हम पूरा दिन खाते ही रहते हैं, और कुछ दिन ऐसा होता है जब बिल्कुल ही खाना खाना पसंद नहीं होता। तो वो देखो, वो मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें मूड स्विंग्स होती हैं, वो लोगों को होती रहती है, ठीक है, उसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है, पर लंबे पीरियड के लिए हो रहा है तो वो थोड़ा खतरनाक चीज़ है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो ऐसा बताया जाता है कि सिम्टम आने से लेकर पहला डायग्नोसिस तक लगभग 6 से 10 साल का यहाँ पे टाइम लग जाता है। राइट। एंड इसके ट्रीटमेंट का क्या पॉइंट है, इसके ट्रीटमेंट के अंदर आप नोटिस कर पाओगे कुछ मेडिकेशन यहाँ पे दी जाती है, जैसे लिथियम हो गया, वेल्पुरिक एसिड हो गया। राइट। इससे कहीं ना कहीं आपका जो मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड है उसको कंट्रोल करने में मदद की जाती है। एंड इवन आपका जो डिप्रेसिव एपिसोड है उसके अंदर भी ये मदद कर देते हैं, तो मूड को एक तरह से स्टेबलाइज कर देते हैं। जो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं ना कई बार, उतार चढ़ाव, उसको रोकने में मदद करते हैं। कुछ लोग एंटी डिप्रेसेंट भी खाते हैं, हालांकि एंटी डिप्रेसेंट हमेशा इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि इससे हो सकता है कि जो आपका मैनिया या जिसमें आप मैनिक जो एपिसोड था उसको बहुत तेजी से वो ट्रिगर कर सकता है, तो एंटी डिप्रेशन का भी नॉर्मली इस्तेमाल नहीं एडवाइजेबल होता है यहाँ पे। इसके अलावा कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है, ठीक है ना, जहां पर हम इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके बेस के ऊपर स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। इसके साथ साथ इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी भी आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर लोगों को बोला जाता है कि आप नियमित व्यायाम करें, ठीक है, एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट को कंज्यूम करें और अच्छे से सोएं। इस चीज़ों करने से भी आपकी जो चीज़ें हैं, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रो कंक्लूसिव थेरेपी, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही मतलब सीवियर केसेस में इस्तेमाल करी जाती है, जब बाकी ट्रीटमेंट काम नहीं ना करते, तो उस केस में ब्रेन की इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन यहाँ पे करी जाती है। ये ओनली एंड ओनली इन सीवियर केसेस, जो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होती हैं, उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज नॉर्मली इसका इस्तेमाल नहीं करते। राइट। तो ये होगी बात बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। आज का आपका होमवर्क प्लेजेंट न्यूज़ में है मोयार वैली के बारे में, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या इसका कहाँ पर है, क्यों न्यूज़ में रहती है, ये सब चीज़ें आप मुझे बता सकते हो। कल हमने होमवर्क दिया था कोरल ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों, कोरल ट्रायंगल को ना सबसे पहली बात तो अमेजॉन ऑफ द सीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दरअसल में आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, ये जो पूरा एरिया है ना, इसको कोरल ट्रायंगल बोला जाता है। एंड इसको लोकेशन समझना, ये भारत है, ये इंडिया के आपको ईस्टर्न साइड के अंदर आपको ये एरिया देखने को मिल जाएगा। अब इसको कोरल ट्रायंगल के नाम से क्यों जाना जाता है, ये आपको वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो कोरल ट्रायंगल आपको देखने को मिला है, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर की 76% ऑफ वर्ल्ड कोरल स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि मेरीन लाइफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बट पिछले कुछ समय के अंदर पोल्यूशन की वजह से, ओवर
फिशिंग की वजह से, ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से ये एरिया काफ़ी खतरे में आ चुका है, इस वजह से ये न्यूज़ में रहता है। बाकी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, आपका पपुआ न्यू गिनी हो गया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड, तिमोर लेस्टे, ये अलग-अलग देश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे जो कि इस कोरल ट्रायंगल के अंतर्गत हैं। तो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? दोस्तों बात करें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है एंड कौन-सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में। देखो ऑपरेशन ब्रह्मा यहाँ पर नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में है, इसीलिए स्टेटमेंट आपका पहला इनकरेक्ट बन जाएगा। टाइगर की बात करें तो टाइगर का आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलता है, ना कि वनरेबल, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्साइज जो इंदिरा है वो इंडिया और रशिया के बीच में आपको देखने को मिलती है, ना कि फ्रांस के साथ, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। फोटोनिक चिप्स की बात करें तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि यहाँ पर लाइट या फोटोन्स का हम इस्तेमाल करते हैं, सो दिस इज ट्रू। एंड लास्टली जो ट्राइबल फेस्टिवल सरहुल, ये आपकी अलग अलग ट्राइब्स द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी बिल्कुल आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।